इंडिया। सबसे पहले मैं 120 एनुअल सेशन के लिए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभी सदस्यों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। 120 साल यशस्वी रूप से कार्य करना यह आसान बात नहीं है। हमारे देश के ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए आप सब लोगों ने और विशेष रूप से पीएचडी चैम्बर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए मैं निश्चित रूप से आप सबको धन्यवाद तो देता हूं, पर आपके कंट्रीब्यूशन को निश्चित रूप से देश और जनता जरूर याद रखेगी। हमारे 2027 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया है और जो मिशन सबके सामने रखा है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम विश्व गुरु बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और वो पोटेंशियल हमें है। और ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना ये कठिन है पर असंभव नहीं है। आप सबके सहयोग से, अभी सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से ये निश्चित रूप से उद्दिष्ट हम पूरा कर सकेंगे। विशेष रूप से 2047 तक विकसित भारत का मिशन लेकर भी हम चल रहे हैं। और विकसित भारत का जो मिशन है उसमें केवल हमको फिजिकल प्रोग्रेस की बात हमने नहीं की है। हमारे समाज में 3 इंपॉर्टेंट हमारे पिलर्स हैं: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इथिक्स हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि हम आर्थिक दृष्टि से कितना भी विकास करेंगे, पर आर्थिक विकास के साथ हमारा सामाजिक जीवन अगर स्वस्थ नहीं रहेगा, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति नहीं होगी, तो परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी, जो समस्या आज विशेष रूप से वेस्टर्न कंट्रीज फेस कर रही है। We need to establish coordination, communication and cooperation between the all fields and considering the strength and weaknesses of all the stakeholders. और इसलिए जो थिंकिंग है वो इंटीग्रेटेड है और वो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात पूरी हो सकती है, इसके लिए एक छोटा उदाहरण मैं मेरे डिपार्टमेंट का आपको देना चाहता हूं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो थी उसका नंबर 7वां था और टोटल वॉल्यूम उसका 14 लाख करोड़ था। अभी कुछ ही दिन पहले हमने जापान को बाईपास किया और अब हम वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आए हैं और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 22 लाख करोड़ की है। अब हम जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के आधार पर, नए नए रिसर्च के आधार पर इसमें जो बदल कर रहे हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, उस प्रकार से हमारा जो ऑटोमोबाइल हब है इंडिया, ये वर्ल्ड के लगभग सब ब्रांड हमारे यहां उपस्थित है। और निश्चित रूप से मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वालों को बुलाकर कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो आपको वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचना है। अभी पहले नंबर पर यूएसए है, उनके इकोनॉमी का साइज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 78 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पर चीन है, उनका साइज 49 लाख करोड़ है और इंडिया 22 लाख करोड़ है। पर जिस प्रकार से हम लोग इतने बड़े प्रमाण पर नए नए रिसर्च लेकर आ रहे हैं, इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हम 5 साल में वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है।
हमारी जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है, हीरो, होंडा, टीवीएस और बजाज, वो 50% प्रोडक्शन उनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ट्रैक्टर वाले, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले दोनों की मैंने मीटिंग बुलाई थी और मैंने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वालों को यह कहा कि फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली चाहिए और इंडिजिनियस चाहिए। अभी हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल और गैस का हम उपयोग करते जो 22 लाख करोड़ रुपए का हमारा इंपोर्ट है। अगर 22 लाख करोड़ रुपए में से 15 लाख करोड़ भी अगर बचाते हैं और वो अगर इंडियन इकोनॉमी में जाएंगे तो कितनी ग्रोथ बढ़ेगी, कितनी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आप सोच सकते हैं। केवल हमने एक निर्णय किया था कि हम लोग इथेनॉल कॉर्न से बनाने की अनुमति देंगे। तब कॉर्न की मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। पर जैसे सरकार ने यह मानने की और घोषणा हुई तो कॉर्न की प्राइस 2800 रुपए क्विंटल हुई। और आज स्थिति ऐसी है कि पिछले साल में यूपी और बिहार में कॉर्न इतने बड़े प्रमाण पर कॉर्न से किसानों का फायदा हुआ कि 45,000 करोड़ रुपए एडिशनल उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के जेब में गए क्योंकि कॉर्न की प्राइस बढ़ी। अब ये 45,000 करोड़ कोई सेफ डिपॉजिट हॉल में थोड़ी जाते हैं, ये किसानों के जेब में जाएंगे तो वो खर्चा करेंगे, कपड़ा लेंगे, घर बनाएंगे, कहीं यात्रा पे जाएंगे, तो ये पैसे से इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है। और इसलिए मुझे बता दें, एक खुशी हो रही है कि हमें हर समय ये सोचना होगा कि हम किस प्रकार से इंपोर्ट को कम करके ग्रोथ को बढ़ाकर, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ बढ़ाकर, विशेष रूप से हमारे यहाँ जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए हम कैसे मददगार हो सकते हैं, इसका ये उदाहरण है। कल मैं पानीपत में गया था और मैंने एक लॉन्च किया, ये जो इलेक्ट्रिक का चार्जिंग होता है उसकी स्वैपिंग, बैटरी स्वैपिंग, और ट्रक 50 से 60 टन का था। वो बख्शी एंड कंपनी करके जानते होंगे आप, मुंबई में हमारे यहाँ पोर्ट में काम करते हैं, उनका वो पानीपत में उनका कंटेनर डिपो है। तो 5-6 हजार कंटेनर बड़े प्रमाण पर वो पोर्ट से लाते जाते हैं। तो रेणुका शुगर वाले थे, उन्होंने ये काम शुरू किया दोनों ने मिलकर, और उनको शुभकामनाएं देने के लिए मैं भी वहां गया था, कुमार स्वामी भी थे। अब वो ट्रक का इकोनॉमिक्स देखो, हम 1 लीटर डीजल के लिए हमको 115 रुपए लगते हैं और 1 लीटर में उतना ही एवरेज मिलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी 12 रुपए की लगती है। अब ये जो 350 ट्रक उन्होंने कल शुरू किए, तो वो ट्रक खड़ा होता है और एक 20 सेकंड में वो बैटरी एक निकाल देता है और दूसरी रख देता है और फिर 140 किलोमीटर वो ट्रक चलता है। तो मुंबई जेएनपीटी, कांडला, मुद्रा पोर्ट से दिल्ली तक वो 200-150 किलोमीटर पर वो बैटरी का चार्जिंग स्वैपिंग के सेंटर्स होंगे और ये 350 ट्रक फर्स्ट फेज में शुरू हो रहे हैं। तो आप ये विचार करिए कि डीजल के 120 रुपए के बजाय काम अगर 12 रुपए में होता है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी कम होगी, आप सोचो। अभी बीच में आईआईएम बेंगलोर और कानपुर आईआईटी और चेन्नई आईआईटी ने एक अध्ययन किया और उन्होंने ये कहा कि अच्छे रोड बनने के कारण जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 5% से 6% कम हुई है। अब उन्होंने कहा कि एवरेज लॉजिस्टिक कॉस्ट में 6% कमी आई है। जो कच्चा माल हम कारखाने तक जाते हो लॉजिस्टिक कॉस्ट में 3%, कारखाने से ग्राहक तक लॉजिस्टिक कॉस्ट में 1.33% में कमी आई है। अब हमारी अड़चन यह है कि हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है
और चाइना में 8% है। यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है। और इसलिए हम एक्सपोर्ट मार्केट में हम कॉम्पिटेंट जो कंपटीशन है उसमें लॉजिस्टिक के कॉस्ट के कारण हमें कॉम्पीट करना भी कठिनाई आती है। अब ये 6% कम हुई, यानी 16 से 10% पे आई। जो हमने रोड बनाए हैं अभी तो काम शुरू है। अभी जो आपने देखा वो छोटा सा आइसबर्ग का छोटा सा ऊपर दिख रहा है, उतना ही है। असली फिल्म शुरू होना बाकी है। तो अभी जो रोड अभी बनेंगे, दिल्ली मुंबई पूरा होगा, दिल्ली देहरादून पूरा होगा 2 घंटे में, दिल्ली देहरादून 12 घंटे में, दिल्ली 2 घंटे में, जयपुर 4 घंटे में, अमृतसर 6 घंटे में, कटरा 8 घंटे में, श्रीनगर, और बेंगलोर से चेन्नई भी 2 घंटे में हो जाएगा। अब ये मेरठ से दिल्ली 4 घंटे था, वो 45 मिनट में आया। तो रोड में अच्छे बनेंगे और फ्यूल में बदल जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। मैं आज इस मंच पर आपको एश्योर करता हूं कि इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले इस देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट पे आएगी, 9% पे आएगी। अब आप लोग बिजनेस करते हैं, आप माल इधर से उधर भेजते हैं। आप ये बताइए कि अगर ये 6% कम हो जाएगी, 7% कम हो जाएगी, तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट है। आपका प्रॉफिट 8-10% का होता है, कभी तो 5% होता है। तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इसलिए एक तरफ फ्यूल में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और दूसरी तरफ हमारी टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है और अच्छे रोड भी बन रहे हैं। 2 बातें मैं अक्सर बहुत याद करके सबके सामने रखता हूं, और मुझे लगता है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट यही है। वो ये है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. आपके बिजनेस में आप जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतना आपका फायदा बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, appropriate vision of the leadership, that you can convert waste into wealth. अभी मैंने मथुरा में एक हाइब्रिड एन्युटी में, मथुरा के 90 ml सर्च पर एक हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट किया था, और वो केवल 40% प्राइस में पूरा हुआ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने लिया। इंडियन ऑयल वो पानी खरीदती है, 20 करोड़ साल के देते, वो 25 करोड़ यूपी सरकार को देते थे, उनका 5 करोड़ का फायदा हुआ, और आज प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ। और अभी हमने ये तय किया है कि 2027 समाप्त होने के पहले हम देश में जितनी कचरा पड़ा हुआ है, ये लीगेसी सॉलिड वेस्ट है, इसको पूरा निकालकर हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करके इसको हम समाप्त करेंगे, स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। दिल्ली में तो कचरे के 4 माउंटेन बने हुए, अच्छा नहीं लगता। और अभी हमने एक माउंटेन की गली में जब जा रहा था 7 मीटर हाइट कम की। अभी देश में हमने 80 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया है, और अब उसमें से प्लास्टिक, रबर, मेटल, ग्लास सेग्रीगेट हुई, और उसके कारण स्वाभाविक रूप से रिसाइकलिंग भी हो रहा है। तो मेरा कहना यही है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अगर होगी और फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट विद द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, तो स्काई इज द लिमिट। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जिस प्रकार से हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिस प्रकार से हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें ह्यूज पोटेंशियल है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें पहला उद्देश्य यह है कि सेफ एंड कन्वीनियंट होना चाहिए, पोल्यूशन को समाप्त करना चाहिए। दूसरा प्रॉस्पेरिटी है, और उसके साथ डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन होना चाहिए। तीसरा, जो प्लैनेट पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ
टिकाऊ, शाश्वत और पर्यावरण पूरक डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम आप दिल्ली में फेस करते हो वो बहुत ही गंभीर है। मैं रुकता ही नहीं दिल्ली में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार हो गया कि रात के फ्लाइट से 12 बजे 11 बजे बैठ के निकल जाता हूं, पूरा इन्फेक्शन। और इसलिए दिल्ली के प्रदूषण को कम करना ये हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अब परेली जलना बंद हुआ है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि पंजाब और हरियाणा में 220 लाख टन परेली होती थी। अब परेली से 400 प्रोजेक्ट आए हैं जो परेली से बायो सीएनजी बना रहे हैं और उसका बाय प्रोडक्ट है लिग्नन, और वो बिटुमिन में डालकर हमने पहला 1 किलोमीटर रोड नेशनल हाईवे पर नागपुर जबलपुर रोड पर बनाया। तो सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया कि दैट इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। तो हमारा किसान अन्नदाता नहीं है, ऊर्जादाता है। ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता है। ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता है। और बिटुमिन दाता नहीं, अब हाइड्रोजन दाता, और उसके साथ साथ हवाई ईंधन दाता भी बनेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी। देखो, इम्बैलेंस भी होना ठीक नहीं है। मेरे मन में कभी कभी आता है सब बात, आप नाराज मत हुइए। मैं गांव से हूं, पर खेती मेरा व्यवसाय था, मेरे घर का। और मैं वैसे कोई होशियार विद्यार्थी नहीं था, पीएचडी वाला नहीं था, पर योगायोग से मुझे 13 डिलिट्स मिली है, डॉक्टरेट। उसमें से 7 डॉक्टरेट मेरी एग्रीकल्चर साइंस में है। तो ये जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई की आपकी दुनिया है, ये बड़ी अर्बन सेंट्रिक है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का उतना विचार नहीं होता। गांव समृद्ध संपन्न नहीं बनेंगे, गरीब मजदूर किसान का कल्याण नहीं होगा, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, इस पर मैं अनेक दिनों से काम कर रहा हूं। और ये अगर हो जाएगा तो कोई आएगा नहीं दिल्ली। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, झुकी झोपड़ियां बढ़ती जा रही है, इलीगल लेआउट्स बढ़ते जा रही है। ये क्यों बढ़ रहे हैं? ये कि खुशी से नहीं आते, मजबूरी से आते, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 14% है, 22% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है। और इसलिए मैं आपके चेंबर को गंभीरता से अनुरोध करूंगा कि ग्रोथ बननी चाहिए, पर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की ग्रोथ बढ़ाने के लिए अलग से विचार करिए। आप पंजाब, हरियाणा में भी काम करते हो, ज्यादातर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में काफी विकसित हो रहा है। इंडस्ट्री, आईटी के क्षेत्र में हमको आगे जाना है, सभी नए नए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे जाना है। पर वी नीड टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन द ऑल सेक्टर्स, अदरवाइज बाकी के प्रॉब्लम्स कुछ बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से आप एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रायोरिटी दो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो बैकबोन है इकोनॉमी का, जैसे मैं रोड कंस्ट्रक्शन में काम करता हूं, तो अगर एनएच में 100 रुपए का निवेश हुआ तो कंट्रीब्यूशन फॉर जीडीपी जो है 321 रुपए है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होता है, जीएसटी सरकार को मिलता है, यानी सबका फायदा। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैंने बात बताई आपको कि ये 4.5 लाख करोड़ लोगों को जॉब मिला है। देश में रेवेन्यू के रूप में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा जीएसटी के रूप में पैसा देने वाली वो इंडस्ट्री है, और देश का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी उसी का है। तो वैसे हर सेक्टर में हम जो विकसित करेंगे उससे सबका फायदा है, और इसलिए एमएसएमई का इससे विस्तार होगा और बेहतर कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वेल्थ क्रिएट होगी, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू क्रिएट होगा, और नेचुरली हम एक विकसनशील भारत बनेंगे। और इसीलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात जैसे मैंने आपको बताई, वो
मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में बदलेगा। जो रोड इकोनॉमी का सेक्टर है, इसमें मैं बहुत बार कहता हूं हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब मेरे पास समस्या है पैसे की नहीं है, खर्चा करने की है। ये सरकारी अधिकारियों की मानसिकता बदलने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। वो भी सही है, अगर वो समझ सकते तो आपके जैसे पीएचडी चैम्बर के मेंबर नहीं बनते, नौकरी क्यों करते। तो वहां मैं बोलता हूं जो खर्चा करेगा वो आता ही है पैसा। तो पहली बात तो हमारा 2,85,000 करोड़ का बजट है और कैपिटल मार्केट में हमारा इतना अच्छा गुडविल है कि अब मैं आपको कहूंगा कि इनविट और टीओटी 2 मॉडल हम ला रहे हैं। हमें हाइब्रिड एनओटी और बीओटी में हमने रोड बनाया, तो इनविट में और टीओटी में आप आइए। अभी पहला इनविट हमने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जब लॉन्च किया तो 7 दिन का टाइम दिया था और मैं 7 दिन के बाद मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जाकर वो घंटी बजाकर बॉन्ड इश्यू को खत्म करने वाला था। पर चमत्कार हुआ, जैसे बॉन्ड इश्यू लॉन्च हुआ इनविट मॉडल का, तो 7 दिन के बजाय पहले 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो दूसरे दिन मुझे दौड़कर आना पड़ा मुंबई और बेल बजाकर बंद करना पड़ा। तो पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आज भी अगर चाहूं और मॉनिटाइज करूं प्रोजेक्ट को तो 15 लाख करोड़ मेरे जेब में बैठे हैं, पर मैं करूं क्या? पैसे मॉनिटाइज करके जब बजट ही खर्चा नहीं हो रहा तो मैं पैसे खड़े करके क्या बैंक में डिपॉजिट करूं? और इसलिए अब मैंने तय किया कि अब रोड गरीब लोगों के पैसे से बनाऊंगा। तो हमारे इनविट मॉडल में हमने 50% पब्लिक के लिए रिजर्व रखा है और जो भी इन्वेस्ट करेंगे उनको 8.05 इंटरेस्ट ईयरली हम देंगे और मंथली उनके अकाउंट में जमा करेंगे। और इनविट बॉन्ड का हमारा जो पहला बॉन्ड हुआ उसका 100 रुपए की कीमत आज 140 रुपए हो गई, यानी इसकी भी कीमत बढ़ेगी और रिटर्न अंदाज से 17-18% पर जाएगा। तो मैंने कहा अभी सफाई कामगार, पियून, चपरासी, कांस्टेबल, छोटे लोगों को धनवान बनाओ। अब धनवान लोगों को धनवान बनाने के बजाय छोटे लोगों को धनवान बनाएंगे तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। उनको भी तो कभी नसीब में आपका मेंबर बनाने का सौभाग्य मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वेल्थ का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और वेल्थ का विकेंद्रीकरण और डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। जब टीम वर्क अच्छा होता है और वेल्थ का विकेंद्रीकरण होता है और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो सक्सेस स्टोरी बनती है। हमारे यहाँ कभी कभी मैं पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूं, तो कुछ लोग ऐसे कहते थे कि सब मैं देख लूंगा, सब मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, वो कभी सक्सेस नहीं होती। मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है कि टीम अच्छी चाहिए। और मैं एक मैथमेटिक्स के इक्वेशन की बात अक्सर याद रखता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। तो ये बिजनेस के लिए भी आवश्यक है। मुझे एक बार बीबीसी में मैं गया था, मुझे उन्होंने पूछा आप कैसे कर, कहा क्या सोचते हो आप, इतना काम कर रहे तो आप बहुत सोचते होंगे, बहुत पढ़ते होंगे, तो क्या सोचते हो रोज? मैं बोला कसम खा के सच बताता हूं, रोज मैं एक ही बात सोचता हूं कि रात को क्या खाना खाना है और सुबह ब्रेकफास्ट में क्या होना है। तीसरा विषय मेरे एजेंडा पे नहीं है। पर आजकल मैं जरा, पहले बहुत वजन था मेरा 135 किलो, अब मैं जरा थोड़ा सा कंट्रोल करके कम खाता हूं, पर नियत कम नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि मैं सिंपल बात करता हूं कि डिवीजन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हर व्यक्ति को काम, हर काम को योग्य व्यक्ति, उचित व्यक्ति को उचित काम। तो बोले आप ये कहां पढ़े? तो बोला आरएसएस और विद्यार्थी परिषद में पढ़ा। तो फिर मुझे लगा कि मैंने किताब लिखनी चाहिए। तो मैंने उस समय जिन जिन लोगों के साथ मैं काम करता था
बाला साहब देवरस थे, बाबूराव देवरस थे, यशवंतराव केकर थे, दत्तोपंत ठिंगड़ी थे। तो फिर मैंने सोचा कि उनके अनुभव पर मैं लिखूं, तो मैंने मराठी में एक किताब लिखी कि मानवीय प्रबंधन एक स्वयंसेवक के नजरों से, मराठी में। और मुझे लगा नहीं कि वो इतना कुछ होगा, तो राजहंस प्रकाशन करके पूना में बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, उनने प्रकाशित किया। तो मराठी साहित्य में पहली बार ऐसा हुआ कि 20 दिन में 3 आवृत्तियां निकली। अब उसकी 22 भाषा में निकल रही है। तो मैनेजमेंट का किताब करके बच्चे और लोग विशेष रूप से उसका यूज कर रहे हैं। और ये ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार और आत्मविश्वास 2 शब्दों में अंतर है। आत्मविश्वास होना चाहिए पर अहंकार नहीं होना चाहिए। और इसलिए आने वाले समय में बिजनेस में भी बहुत सीखने लायक है। मैं मुंबई में था काफी दिनों तक। रतन टाटा, इससे तो मेरे बहुत बड़े, तो मेरे अच्छे मित्र थे और मेरे उनके बहुत नजदीक संबंध है। मैंने उनकी नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता नजदीक से देखी। एक बार मैं उनको फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए लेके गया था, तो गाड़ी में बैठने के पहले मैंने कहा आप ड्राइवर के अपोजिट साइड बैठिए। नहीं। फिर हवाई जहाज में उठे तो मेरे हमारे पीछे रहते सरकार में बैग उठाने के लोग, तो मैंने कहा टाटा साहब वो बैग उसके हाथ में दे दो। नहीं नितिन, आई विल टेक माई ओन बैग, मैं अपना पकड़ूंगा। उनके व्यवहार में, उनकी बातचीत में कोई अहंकार नहीं था। वेल्थ भी मिलनी चाहिए और नम्रता भी होनी चाहिए। जितना धनवान आदमी है, जितना ज्ञानी है, उतना नीचे झुकेगा, उतना उसकी कीमत बढ़ती है। और इसलिए मैनेजमेंट जो है ये भी एक साइंस है। वो आपका काम है, मेरे जैसा काम नहीं, मैं तो राजनीति में हूं। पर इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो नीड ऑफ द आवर। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर को पूरे करते हैं तो बिल्कुल इसको आप जरूर करिए। ज्यादा समय नहीं है, पर मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि 10,000 करोड़ के, करीब 6 लाख करोड़ के 25 ग्रीन फील्ड हाईवे बना रहे हैं। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अभी आप मनाली जाओगे तो रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में टनल से निकल जाते हैं। वहां से लद्दाख लेह तक हम 8 टनल बना रहे हैं। लद्दाख लेह के बाद झुजिला टनल है जो आसिया की सबसे बड़ी है, 11.6 किलोमीटर, 75-80% काम पूरा हुआ। फिर झेड़मोर टनल जिसको सोनबर्ग कहते हैं वो पूरी हो गई, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। फिर श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 24 बन गई। फिर कटरा के पहले दिल्ली कटरा हाईवे, उसमें से अमृतसर और दिल्ली आएंगे हम लोग। और फिर दिल्ली मुंबई हाईवे को लिंक होकर हम सूरत तक जाएंगे। और सूरत से हम अगर कहीं उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाना होगा तो हमें मुंबई पुणे जाना पड़ता था, कोल्हापुर सोलापुर जाना पड़ता था। अब वो जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोचीन, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी। तो आप ये डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू चेन्नई ये 320 किलोमीटर कम हुआ। तो आप समझिए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी कम है, समय भी कम हुआ। तो ऐसे हम लोग ग्रीन हाईवे बहुत बना रहे, 25 बना रहे हैं। सब 200 माइनर पोर्ट, मेजर पोर्ट को जोड़ रहे हैं। धार्मिक पर्यटन में बहुत अच्छा काम हुआ, जिसका वर्ल्ड के टूरिस्ट आ रहे हैं। हमने बुद्धिस्ट टूरिस्ट बनाया, 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट बनाया, जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उनको दीक्षा मिली सब। और वहां वर्ल्ड से टूरिस्ट आना शुरू हुआ है। और आपको ताजुब होगा, 22,000 करोड़ का हमने ये बुद्धिस्ट सर्किट पूरा किया है। फिर अयोध्या का सर्किट पूरा किया, फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री लगभग 90% पूरा हुआ। अभी केदारनाथ में हमने रोपवे बना रहे हैं। आपको ताजुब होगा कि रोपवे 5,000 करोड़ की है। अब हमने प्राइवेट को रोपवे करने के लिए जिसको दिया है वो पूरा 5,000 करोड़ खुद का डालेगा और हमको 800 करोड़ रुपए साल के रॉयल्टी के रूप में देगा। यानी रोपवे बनाकर हम पैसे कमा रहे हैं। तो अभी गोविंद घाट, हेमकुंड, बाकी
260 रुपए पे काम कर रहे हैं। हम सफर रोड साइड एमिनिटीज 670 बना रहे हैं। कुछ दिक्कतें आती है उसमें, पर वो अच्छी बनाने के लिए हमने शुरू किया है। लोगों को टोल के बारे में बहुत तकरार थी, अब हमने 3,000 रुपए का पास निकाल दिया है कि 200 जगह फ्री। तो आज जो गाड़ी वाला था उसको एक जगह पर 150-200 टोल लगता था, अब ये 3,000 रुपए में 200 टोल फ्री हो गए, तो वो भी खुश हो गए। और उसमें भी हमने नई अच्छी सिस्टम लाई है जहां रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कि म्यूनिसिपल वेस्ट का उपयोग कर रहे, हमने बांबू के क्रैश बैरियर बनाए, फ्लैश रोड में लाई, कचरा डाला, बायो बिटुमिन का हम काम शुरू किया है। हमने अभी स्टील फाइबर वो बीम में डालकर हम एक नई टेक्नोलॉजी लाई है, और मैं आपके जो रियल इस्टेट में काम करते हैं उनको अनुरोध करूंगा कि इसका अध्ययन करिए। ये हॉल है और इधर एक पियर है, उधर एक पियर है। तुम्हारे मेट्रो के और ब्रिजेस के इसमें 30 मीटर तक ही, 2 पियर में डिस्टेंस 30 मीटर तक ही रहता था, पर मलेशिया ने टेक्नोलॉजी डेवलप की, वो 120 मीटर तक होगा। तो बीच वाले गए तो पैसा बच गया, 20 से 25% कॉस्ट। तो ऊपर का जो बीम कास्ट करते हैं उसको स्टील फाइबर का यूज करते हैं, और ये स्टील फाइबर की एक फैक्ट्री फरीदाबाद ओपन हुई है। शायद मैं अगले सप्ताह उसके इनॉग्रेशन के लिए जा रहा हूं, देश की पहली। और ये फाइबर कास्टिंग में यूज होगा, तो आपका बीच के पियर खड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि ये हमने अभी आयरन स्लैग जो होता है वो यूज किया, जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूज कर रहे हैं। और मेरा सपना है कि रोड फैक्ट्री में तैयार हो, प्री कास्ट। ये बहुत गंदा काम करते कॉन्ट्रैक्टर, तो मैंने बता दिया उनको, जेल में डाल दूंगा आपको। तो अभी वो जो प्री कास्ट की पूरी स्लैब फैक्ट्री में बनेगी और हम असेंबल करेंगे। अब हमने बाजू की ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब मैंडेटरी कर दी प्री कास्ट में। तो सिविल कंस्ट्रक्शन में भी काफी चेंज हुए हैं, और मुझे लगता है कि इसका फायदा देश को निश्चित रूप से होगा। नाउ इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। पिछले 10 साल में जीडीपी 3 गुना बढ़ा है। 2014 में 107 लाख करोड़ से 2024-25 में 331 लाख करोड़ आया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी बदलाव हुआ है, जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस है। जैसे प्राइवेट पार्टिसिपेशन में तो बीओटी का जन्मदाता होने का सौभाग्य मुझे मिला, पीपीपी मॉडल का। जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई पुणे हाईवे, 55 फ्लाईओवर, नासिक मुंबई, ये सब रोड पहली बार बने थे। अब वो लोग बहुत रिस्पांस दे रहे हैं। डिजिटल लीडरशिप में भी हमने काफी अच्छा किया है। 46% ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहे हैं। स्टार्टअप पावर में 100+ यूनिकॉर्न्स, टर्नओवर 8,500 करोड़ शुरू हुए। एक्सपोर्ट 10 साल में हमारा 76% ग्रोथ हुआ है। पर मैं इसमें समाधानी नहीं हूं, हमको और बढ़ना होगा। पिछले 10 साल में 670 बिलियन, 60 लाख करोड़ से अधिक एफडीआई आया है। ग्लोबल सप्लाई चेन इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर है, और हमारा लक्ष्य है मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपनाना है। 101% गुड क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड, इसके लिए क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपनाना है, लोकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, और वैल्यू चेन को इफेक्टिव बनाना है। जैसे मैंने कल पानीपत वाली बात बताई, ऐसी बातों में आप बिल्कुल जरूर इंटरेस्ट लीजिए। दुनिया हमारे देश की तरफ क्यों देख रही है, व्हाट इज द रीजन? तो 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। यंग एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, लो लेबर कॉस्ट, डिमांड ड्रिवन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, और स्टेबल गवर्नमेंट। ये चारों बातें होने के कारण निश्चित रूप से हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, और इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत हमको बनाना है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर जहां विकास होगा वहां निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और जहां इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बड़ा होगा, और जहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा
वहां गरीबी दूर होगी। और इसलिए आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत बड़ा है। यू आर नॉट ओनली वेल्थ क्रिएटर, यू आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। और इसलिए मैं बहुत बार, पुराने समय रशिया और चाइना में कम्युनिस्ट विचारधारा थी, वो अपने आप समाप्त हो। अब चाइना भी एक प्रकार से कैपिटल इन्वेस्टमेंट और वो जो लिबरल इकोनॉमी की बात करने लगे रशिया और चाइना। और इसलिए आने वाले समय में हमें ग्रोथ को बढ़ाना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि इसमें सभी सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट आई है। लास्ट एक समय भी कम है, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, एक मेरी बात कहकर मैं खत्म करूंगा। द फ्यूचर फॉर द फ्यूचर फ्यूल जो है वो है हाइड्रोजन। और मैं चैम्बर को विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि इसमें आप सहयोग करिए। अभी हमने ग्रेटर नोएडा टू दिल्ली, आगरा, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, साहिबाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, कलिंगानगर, त्रिवेंद्रम, कोची, कोची, एडापल्ली, जामनगर, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम, भैयावरम, ऐसे 10 रोड हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए लिए हैं। टाटा, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, रिलायंस, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल हमारे पार्टनर है। और हम ये 10 रोड पर हाइड्रोजन की बसेस और ट्रक शुरू कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले टाटा के 3 ट्रक को, 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे थी और एक आईसी इंजन विथ हाइड्रोजन का था, उसको लॉन्च किया है। डार्क एरिया जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन। और मुझे लगता है इसमें हमको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक में हमने काफी प्रगति कर ली। जब मैंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की शुरुआत की थी तो लिथियम आयन बैटरी जो थी वो $150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो अब $55 to $65 पर किलोवाट पर आवर आई। अब बैटरी केमिस्ट्री में बदल हुआ, लिथियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, अलग अलग प्रकार की बैटरी डेवलप हो रही है। अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ऐसा देश बन रहा है कि जो विश्व के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में एक प्रैक्टिकल मॉडल बनेगा, बिकॉज ऑफ आवर इनोवेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। आप कहीं भी देखिए, वर्ल्ड का जो देश सबसे पहले नंबर पर है, उसका कारण अगर कोई है तो उस देश की टेक्नोलॉजी, उस देश का रिसर्च, उस देश का इनोवेशन, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। और इसलिए आप एक तरफ आपका जो प्रॉफिट कमाते हो, तो हमारे लोगों को ये आदत नहीं है, वो प्रॉफिट दूसरे सेक्टर में पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आपके कुछ प्रॉफिट को, कम से कम 3-4% प्रॉफिट को आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपकी प्रोडक्ट में रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ और क्वालिटी, कॉस्ट कैसे कम होगी, क्वालिटी कैसे सुधरेगी और वर्ल्ड में हम नंबर 1 पर कैसे होंगे। मुझे विश्वास है कि स्काई इज द लिमिट। हिंदुस्तान में इतनी भयंकर क्षमता है कि हमारी ताकत बहुत बड़ी है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग, टैलेंटेड, स्किल्ड इंजीनियरिंग मैन पावर किसी देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। हमारे आईआईटी, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे रिसर्च, हमारी इंडस्ट्री, इनमें भयंकर पोटेंशियल है। मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर बिटवीन द स्टेक होल्डर्स कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें और हम सब लोग मिलकर आत्मनिर्भर भारत का सपना हम निश्चित पूरा करें। उसके लिए जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस स्टैंडर्ड का देने की जिम्मेदारी हमारी है, वो मैं निश्चित रूप से पूरी करूंगा। धन्यवाद।